फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट एक चीज जो बहुत अच्छी है कि एवरी वन ऑफ यू इज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड। सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, और यही वो कदम है जो आपको सफलता की तरफ लेकर के जाएगा। अच्छा लिखा बुरा लिखा, लेकिन आप लोगों ने एफर्ट्स किए। ये आसान नहीं है, पहले आपने आंसर लिखा होगा, फिर वो टाइप किया होगा, फिर यहाँ भेजा, तो ये बहुत अच्छा है। दिस इज द फर्स्ट। कुछ लोग तो डिसीजन ही ले पाते, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तैयारी करनी है नहीं करनी है, फिर कोचिंग लेनी है नहीं करनी है, फिर कोचिंग में एडमिशन ले भी लिया तो कब से तैयारी करनी है, बहुत सारे दे रिमेन कंफ्यूज एवरी टाइम। तो एटलीस्ट आप लोग वहां से आगे निकल चुके हैं एंड नाउ यू ट्राइंग। अब बात करते हैं इसकी। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। मैंने आपको आंसर राइटिंग क्लासेस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे और उन क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस करना था आज, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली इन्होंने क्या छोड़ दिया, ये थे क्वेश्चंस आपके। दीज वर द क्वेश्चंस विच आर सपोज टू बी आंसर्ड बाय यू। सही, अब देखिए अच्छी तरीके से इसको। ये आपके क्वेश्चन थे, डिस्कस द एविडेंशियरी वैल्यू, डिस्कस द एडमिसिबिलिटी, डिस्कस, इनको रिलेट कीजिए आप लोग। 3 शब्दों को मैं दे रहा हूं आप लोगों को, डिस्कस कैन FIR be used as substantive piece of evidence। so basically ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टॉपिक को डील कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट, एविडेंशियरी वैल्यू। उनका सभी का टॉपिक का नाम है, जो कंटेंट है वो एविडेंशियरी वैल्यू है। लेकिन इसमें जो 2 हैं, ये पहले 2 क्वेश्चंस ये ऑलमोस्ट सेम है। इनकी इंट्रोडक्शन, इसकी शुरुआत हम एक जैसी कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है अभी तक इसका जवाब किसी ने दिया नहीं है, इसकी शुरुआत ही दूसरे तरीके से होनी चाहिए थी। तो पहले तो हमारी एक पहली स्किल क्या होती है कि हमें क्वेश्चंस को समझना चाहिए, जैसा सवाल होगा वैसा ही उसका जवाब होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग नवदीप डावला मैडम का क्वेश्चन आंसर। क्या है देखिए आप, दिस इज ऑन, आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ, ये पढ़ पा रहे हैं इनके क्वेश्चन को? हाँ जी। डिस्कस इट्स एविडेंशियरी वैल्यू। देखिए अक्सर क्या होता है, अक्सर दिस इज ट्रेंड ये है, जो क्वेश्चन है पहला ऐसे उसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द FIR का मीनिंग पूछते हैं वो, और फिर आपसे पूछते हैं एविडेंशियरी वैल्यू। तो लेकिन अगर क्वेश्चन अगर शॉर्ट नोट इसी पर आ जाए, एविडेंशियरी वैल्यू है ना, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा डिस्कस इट्स एविडेंशियरी वैल्यू, तो यहाँ पे शुरुआत कैसी होनी चाहिए थी नवदीप डावला का। देखिए ND मैडम, देखिए क्या अभी देख पा रहे होंगे, ठीक है, अब ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा। डिस्कस इट्स एविडेंशियरी वैल्यू, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 CRPC। किसने पूछा, चलिए, सेक्शन 154 ऑफ दिस कोड रेड विद 157 145 एविडेंस एक्ट विद केस लॉ। क्या, अब ये देखो, अब ये जो आपको सीखना चाहिए इनकी गलती से, इन दिस केस क्या क्या इन्होंने इस लाइन को पढ़ी ब्रैकेट में, सेक्शन 154 रेड विद 157 145 एविडेंस एक्ट विद केस लॉ। ये अरे भैया कहना क्या चाहते हो, आपने सिर्फ ये लिखा कि 154 को एक साथ पढ़ लो, 157 145 को एक साथ पढ़ लो और केस को पढ़ लो, लेकिन करें क्या, इसका अगर कुछ लिखा नहीं, योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। एक बात, पहली बात, पहला ही आपका पैराग्राफ है, पहला ही स्टेटमेंट नोट रिक्वायर्ड था, चलिए मान लेते दे दिया। फिर पहले स्टेटमेंट में आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस आ गया है, और ये इतना बड़ा जो डेंट लगाएगा आपकी मेरिट पर, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे जैसा एग्जामिनर तो इरिटेट हो जाएगा, क्या है ये, मतलब पहली ही 4 लाइनों में आप कंप्लीट नहीं लिख पा रही हैं, कम से कम 2-4 लाइनें तो अच्छी लिख दीजिए मैडम, एग्जामिनर कहेगा आपसे, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं ये। तो यहीं से आपके मार्क्स कटने शुरू हो गए यहाँ पर। ये ND मैडम, नवदीप डावला मैडम, समझ आ रही बात आपको? अब पढ़ते हैं, अंडर 154(1) FIR रिपोर्ट मीन्स, इसके अंतर्गत रिपोर्ट्स अलग से आएगी, इंटर एलिया द इंफॉर्मेशन बाय whomsoever given to the officer in charge in relation to the cognizable offense and which is first in point of time on the strength of which। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने FIR के मीनिंग को यहाँ पर लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यहाँ बताइए, इसमें पहली बात तो मीनिंग को चलिए लिख भी दिया, आई कैन टेक इट, लेकिन ये मीनिंग है किसका, ये मीनिंग है किसका, है ना, मीनिंग किसका। हेडिंग में केवल आपने क्या लिखा है, मीनिंग, तो मीनिंग ऑफ, ये केवल अंडरस्टूड वाली बात हो गई कि सर अपना आप समझ लेना, मैंने एक हेडिंग लिख दी, बड़ी बात समझो बस,
देखो हेडिंग भी कर दिया और बोल्ड भी कर दिया, इसमें मैं वो खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलेगा नवदीप। आपको लिखना चाहिए था मीनिंग ऑफ द एफआईआर, ऐसा कुछ लिखती तब भी काम चल जाता। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं लेकिन काम बड़ा करती हैं। अंडर 154(1) ये आपका सेंटेंस की फ्रेमिंग यहाँ पे गलत है ना। आपको होना चाहिए था आप इसमें कैसे कर सकते थे आप लोग देखिए, हालांकि मेरा आंसर सिर्फ लास्ट में आएगा आपके उसमें कि इसके बाद में जैसे आप यहीं से शुरुआत करनी होती है ना, कि तो एक स्टेटमेंट लिखते क्योंकि एविडेंशियल वैल्यू पर है ना, कि देयर इज वेरी एफआईआर enjoys great evidentiary value and here FIR means this। पहली लाइन एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी और FIR का मतलब ये होता है, तब भी ठीक होता। पहली बात में भी आपने सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ा, यहां पर मीनिंग में हेडिंग पता नहीं चल रहा किसी का, ये आपने रेडी राइट ठीक लिखी है। अब आइए आपको ऑब्जेक्ट ऑफ FIR, ये उस तरीके से लिख रहा है जैसे नोट्स बनाए जा रहे हो, जिस फॉर्मेट में मैंने नोट्स दिए थे लगभग आपने वैसा ही किया। अब कर रहे हैं आप देखिए, अब ये कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ FIR इज टू ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच द, तो प्लीज ये देखिए आप इसमें कि यहां पर जो है इतना जो है आपका लगभग आपने यहां पर गलतियां भी करी हैं एंड इट दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड एज वेल। और अक्सर हमें यही आर्ट सीखनी होती है, अगर यही आर्ट में परफेक्शन हो जाए तो आप टॉपर्स में आएंगे, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फिर आपने हेडिंग डाली एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR, ये हेडिंग एक्चुअली शुरू में आ जानी चाहिए थी, जल्दी भी है तो आगे बढ़ते हैं। अब एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR शुरू होती है मैडम की। इट इज वेल सेटल्ड दैट द FIR एज सच इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, दैट इज टू से इट इज नॉट द एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स व्हिच इट मेंशंस। सही है लाइन। इन दिस रिगार्ड लैंडमार्क केस ऑफ कंसीडरिंग द एविडेंशियल वैल्यू इज गिवन बिलो। अब ये जो है ना, ये इतनी लाइन जो है ये अननेसेसरी है, इतना इस संबंध में ये दिया हुआ है, सीधा आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आप इसको इस सेंटेंस को एज में शॉर्ट, जैसे कल सौरभ बोस के उसमें दिखाया था, उसने ब्रैकेट में दे दिया सब कुछ। मेरे ख्याल से सौरभ बोस का उन्होंने दिया होगा शायद, ये देखता हूं आज ये है नहीं, सौरभ बोस का ये रहा है ना, इसमें इस तरीके से कि अगर आप इसमें लास्ट में भी देते हैं इसको ब्रैकेट में तो भी इट इज मोर देन एनफ। इसमें कम से कम इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है नवदीप कि इस इन दिस रिगार्ड 1.5 लाइन 2 लाइन हो गई लगभग, 1.5 लाइन तो है ही कि पूरी, तो इट यू शुड अवॉइड दिस एज वेल। अग्नु नगेशिया वर्सेस टू बिहार, इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट FIR is not substantive evidence, it can be used to corroborate the informant under this, contradict this if the informant is this. It is concluded by our discussion that evidential value is greater than any other statement। अब मुझे एक बात बताओ, अब फिर वही घर पर आके लड़ने वाली बात आ गई। आप देखो अभी तो मैडम शुरुआत ही नहीं हुई, आपने कंक्लूड कर दिया। ये तो मुझे देख करके एक फिल्म का सीन याद आ गया, तनु बैट्स मनु का, शायद वो सेकंड है, रिटर्न वाली बात नहीं, कोई सेकंड जो है उसमें अपने दोस्त को खड़ा कर देता है कि ये डॉक्टर है, वो कहीं भाग जाता है, कहता है मेरे दोस्त खड़ा हो गया अभी। अब वो डॉक्टर तो है नहीं, पप्पी भैया, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं मेडिकल साइंस का, कहते हैं गुड क्वेश्चन, वो फिर गिर जाता है। व्हाट इज दिस? आप देख लो, इट इज कंक्लूड, एक लाइन लिखी है इन्होंने। अग्नु नगेशिया में भी पहले वाले पैराग्राफ को ही रिपोर्ट किया है, लगभग वही उसी बात कही है कि भैया इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। और ये अब कैसे होता है और बाकी की एविडेंशियल वैल्यू कहां गई? इतने सारे पॉइंट्स लिखवाए थे आप लोगों को। आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को? सबसे इन्होंने कंक्लूजन आ गया। अब इस केस में आप मुझे बता दो मैं कितने मार्क्स हूं आपके हिसाब से। पहली बात, आई एम नॉट हैप्पी विद ऑल दिस, जो पहला वाला पोर्शन है यहां तक का, इससे हैप्पी नहीं हूं, ठीक है। दूसरा, मुझे कुछ अच्छा सा लगा था यहां तक, पहला पैराग्राफ कुछ संतुष्टिजनक था, पहली लाइन बस, तो पहली लाइन को उन्होंने रिपीट मारा यहां, फिर अग्नु नगेशिया का यहां पे वो दिया और मैं झटके से निकला ही था तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया। अभी तो पिक्चर शुरू हुई थी नवदीप और आपने खत्म कर दी। तो ये कुछ इसी तरीके से ट्रेलर शुरू हुआ था और फिल्म फिनिश, डाइड, लुट गए हम लोग, पैसे बर्बाद हो गए। सो मार्क्स कितने तो बताओ? क्योंकि इन्होंने अग्नु नगेशिया को लिख दिया, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस को लिख दिया और 155 को कह दिया इनको, तो 1/2/10 और खुश रहिए इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से। सो दिस इज चेक्ड नाउ, लेट मी नो कि आपने कुछ सीखा नहीं सीखा इस बात से। नवदीप मैडम खुश तो बहुत होंगी आज। और देखो ये वो स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में लॉ को ढंग से बैठा दिया गया, रिपीटेड तरीके से क्लास लेता हूं, मैं केवल समझाता नहीं हूं, मैं आपको याद कराता हूं यहां पे दिस वे दैट वे।
ऐसा नहीं आपको आता नहीं है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं मेंस में जा करके ध्वस्त हो जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता हुआ क्या हमारे साथ। हम तो 157 भी लिख आए थे, हम तो अग्नि भी लिख रहे थे, हम तो 145 भी लिख आए थे, तो हमने तो हेडिंग भी डाली थी, बट या तो सारे पॉइंट्स ने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए। यू नोट वेरी वेल, सेक्शन 8, 11, 21, 25 किसी का भी जिक्र नहीं किया आपने, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते थे, वो डिस्कशन में नहीं आए बिल्कुल भी। सो डिवॉइड ऑफ कंटेंट, बैड इंट्रोडक्शन एंड रिपीटेशन ऑफ अननेसेसरी फैक्ट्स। जो पूछा गया वो दिया नहीं, जो नहीं पूछा गया वो दिया। ऑब्जेक्ट ऑफ द एफआईआर पूछा नहीं था आपसे, आपने मेंशन किया। एविडेंशरी पर था, उसको आपने कम कर दिया। तो 1.5/10, ठीक है। अब समझ में आई बात आपको। अब आ जाइए, डिस्कस द एडमिसिबिलिटी एज एविडेंस। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 160 सीआरपीसी कंट्रोल द प्रोविजंस ऑफ 161 सीआरपीसी and the statements of the maker in FIR shall not be admissible before during the trial. It can only be used to corroborate. अरे क्या कहां चली गई आप। अब एक्चुअली क्या है इन्होंने क्या किया है, देखिए, डिस्कस इट्स एडमिसिबिलिटी एज एविडेंस का मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी यही होता है जो पहला क्वेश्चन का। एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डिस्कस इट्स एविडेंशियल वैल्यू क्या है और एडमिसिबिलिटी भी वही बात है। आपका लगभग दोनों का ही सेम आंसर है इसमें, तो जो आप पकड़ नहीं पा रही हैं वही गलती आप इसमें भी कर रही हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 161। अब आप देखो क्या मतलब है, यहां पर हमने करनी थी एफआईआर की एडमिसिबिलिटी पर बात, ये कहां पर बात लगे इसको 161 पर। 161 160 को यूज करता है, तो आपने ये बात फिर यहां से इररेलेवेंट बात से शुरुआत कर रही है। इस ऐसी गलतियां नहीं हो आपके साथ, यू शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक। इसका बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, ये तरीका समझ लीजिए। आपको पहले आप प्लान कीजिए, पहले आप अपने कोर्स को प्लान कीजिए रफ में। यहां पर ये है आपका एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, इस पर लिखना है आपको। तो आप अगर यहां पर इतना लिख लेते आपको कि यहां पर आपको सेक्शन 8 भी लिखना होगा, 8, 145 मान लीजिए, हौच पौच लिखा आपने, जो माइंड में आ रहा है आपके माइंड में आया 157, 145, 8, 21, 25 और अग्नु नगीशिया, ये भी केसला वो केसला, ये आपका क्या रफ एवरीवन समझिए। अब ये रफ कंटेंट आ गया, इतना भी अगर आपने जॉट डाउन कर लिया, इट विल टेक ओनली 30 सेकेंड और 45 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। अब आपको इतना अंदाजा हो गया कि मुझे इस केस में इन सबको लिखना है इसमें। अब इससे आपको क्या लगे, क्या फायदा होगा, क्या भूलेंगे नहीं। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज है कि अब मैं इसको प्रॉपर करते हैं, सीक्वेंसिंग प्रॉपर कीजिए कि अब मैं इन्हीं चीजों को किस सीक्वेंस में लिखना है मुझे इसमें आपका 1 मिनट और लग जाएगा। तो 1 मिनट प्लस 1 मिनट, 2 से 3 मिनट की प्लानिंग हुई। फिर आपकी जो फर्स्ट लाइन है इसको आप रफ में लिख के देखिए कि मुझे कैसे सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश में कोमा लगा के कैसे मुझे इसको सजाना है। और तब जाकर के आप फाइनल स्टेज लेकर के, मान लीजिए 2 मिनट्स आपके यहां लग गए, 4-5 मिनट की उसके बाद में सब कुछ आपके सामने मैटर है, कौन कौन सा मेंशन करना है। इट विल नॉट टेक मच टाइम। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर 1.5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, आपके मार्क्स आएंगे 7 मार्क्स, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10। काम कितना करा हम लोगों ने, सिर्फ प्लान किया। अगर हमने जॉट डाउन कर लिया, तो अगर हमें लिखा होता रफ में, तो आप सेक्शन 8 को कभी नहीं भूलती, सेक्शन 11 को कभी नहीं भूलती, 21 को नहीं भूलती, 25 को मेंशन करना नहीं भूलती, और डिफरेंट केस लॉज को मेंशन करना नहीं भूलते। 1 मिनट की एक्सरसाइज थी बस ये। और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि पहले रफ में प्लान कीजिए तुरंत के तुरंत कि मुझे इसमें क्या क्या लिखना होगा इसमें, और फिर उसको एक बार रफ में लिखा, आपके आइडियाज कॉपी पर आ गए कि मुझे क्या क्या जॉट डाउन करना है, क्या क्या लिखना है इसमें मुझे। और उसके बाद में फिर हमें करना चाहिए उसको 1, 2, 3 कैसे प्रोटाइज करना चाहिए कि पहले क्या लिखना है, दूसरा क्या लिखना है, उस तरीके से आपको। तो ये बात जो मैं समझा रहा हूं आपको, ये समझ आई नहीं आई, जल्दी बताइए। ठीक, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अंजलि ढींगरा ने एक मुझसे कहा IRAC मेथड के बारे में बात कर रही है ये। सर आंसर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इंट्रोडक्शन, रूल्स एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। सो देखिए, इसमें मैं इसको किसी फॉर्मूले में नाम देना नहीं चाहता, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो सब में होगा ही होगा, है ना। बीच मिडिल कंटेंट को आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, डिफरेंट तरीके से आएगा। हर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। चलिए साहब अगली बात करते हैं अब ये, तो ये मेथड मत भूलना कभी भी। नेक्स्ट पर आते हैं। FIR इज गिवन बाय द अक्यूज्ड। FIR क्यों देगा अक्यूज्ड? इफ द FIR इज गिवन टू द पुलिस बाय द अक्यूज्ड हिमसेल्फ, तो
तो इसकी जरूरत नहीं है ऐसी हेडिंग बनाने की। द फैक्ट इन्फॉर्मेशन इज एडमिसिबल अगेंस्ट हिम एज एविडेंस ऑफ हिज कंडक्ट, ये बात सही है, लेकिन ऐसे केस में हेडिंग देने की जरूरत नहीं है आपको। वी फर्दर डिस्कस सेक्शन 8, 21, 25, 32 दिस। अब देखो इसमें अगर मैं एक लाइन बोल दूं आपको, मेरा जो तरीका है समझाने का, मेरा तरीका ऐसा है कि पहले ही लाइन से, यानी कि इंट्रोडक्टरी लाइन से ये बात चले जानी चाहिए कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो अपने आप में पुरोधा है, ही नोज एवरीथिंग। तो अब मेरी इंट्रोडक्शन में लिखवाऊंगा आपको, तो ये जो लाइन थोड़ी सी काम की थी, आपको लिखना चाहिए एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर कैन बी डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ सेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, सारे सेक्शंस रेड विद द केस लॉ सो एंड सो। तो पहली लाइन में ही आपने क्या बता दिया कि इन सेक्शंस का मैं जिक्र करने वाला हूं और इन केस लॉस का जिक्र करने वाला हूं, वो वहीं पर फ्लैट हो जाएगा कि भाई इसे सब कुछ बता दे पहली बार में। अब तो राम गाथा नहीं है, बस बात तो मुझे पहले लाइन में चली गई पता। तो इस तरीके से होना चाहिए था। कन्फेशनल नेचर ऑफ द सेम थिंग, नॉन कन्फेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द विटनेसेस कंक्लूजन, ये इस तरीके से हेडिंग की जरूरत नहीं है, इस तरीके से डलने की आपकी इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे सेकंड में बाद में आएंगे हम लोग। अब बाकी की चेकिंग करते हैं, काफी टाइम हो गया इसको। अब सेकंड देखते हैं क्या है। ये किसका है? शाहीन का है। शाहीन, ये सेकंड क्वेश्चन आपका, इसको भी नहीं, अभी इसको क्वेश्चन टेकअप अभी हम लोग ले नहीं रहे हैं इसको भी। ये किसका है? शाहीन, ये शाहीन, शाहीन, सब कुछ शाहीन ही है। अरे ये है डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, डिस्कस इट्स एडमिसिबिलिटी एज एविडेंस। ये है शाहीन मैडम का क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहते हैं। वाओ, दिस इज द वाओ इंट्रोडक्शन। Although FIR is an important document and it sets criminal law in motion, it is not substantive piece of evidence and this दामोदर प्रसाद। खत्म बात, खत्म कर दिया लड़के, पहले इंट्रोडक्शन वेरी इंप्रेसिव। मतलब कहते हैं प्रोग्राम को खुश हुआ वाली बात आ गई। यहाँ पर ये क्या हुआ, इन्होंने पहले देखो यहाँ पर उन्होंने सीधा कोई FIR का मीनिंग नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई कुछ नहीं, कि FIR एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लेकिन ये नहीं है, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन उतने भी नहीं हो। समझ में आ रही है आपको? पहले लाइन से समझ में आ गई बात को। दो बातें देखो, इंपॉर्टेंस बताई इसने, इससे कहते हैं इफ कोई इंपैक्ट डालना। ऑल्दो FIR इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो है, क्यों? क्योंकि इट सेट्स द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, लेकिन ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। ठीक है। इसके बाद में क्या कहा मैडम ने? FIR कैन बी यूज टू कोरोबोरेट। अब यहां से थोड़ा सा और हो सकता था, है ना। चलिए देखते हैं क्या। FIR कैन बी यूज टू कोरोबोरेट द इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन दिस, टू कोरोबोरेट व्हाट? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेंट, और टू कॉन्ट्राडिक्ट 145 इफ द इंफॉर्मेंट इज कॉल्ड एज दिस अग्नु नगीशिया। ठीक है, चलिए उतना गुस्सा तो नहीं आ रहा है। In view of the section 145 Evidence Act, FIR can also be used for cross-examination of the informant and for contradicting him. Considering 145, it can be deduced that FIR cannot be used. अब इधर देखो आप, ये फिर लड़की यहाँ पर कंफ्यूज हो गई है। इसने पूरा जोर लगाया इंट्रोडक्शन पर। अब यहाँ देखो आप, ये लगभग इसने इतने उसमें एक ही बात को शायद 2 या 3 बार कह डाला। This is wrong. FIR can be used to corroborate 157, 145, है ना। इट कैन बी, इट डिड्यूस तो हो गया, चलो इट कैन बी डिड्यूस्ड, फिर डिडक्शन कर दिया। अरे कंक्लूजन आया क्यों यहां तक? अभी तक ये यहां पर कोई कंक्लूजन पता हम कब करते हैं? कंक्लूजन आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कंक्लूड करना चाह रहे हैं। अभी आपने एक या दो बात कही, उसी बात को रिपीट कर दिया, कंक्लूड कर दिया। यही गलती नवदीप डावला ने की। हैंस कंक्लूडेड, हैंस रिजेक्टेड, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप एट द मोस्ट 157 को 145 को थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते थे कि इसका मतलब क्या है। व्हेन द मेकर ऑफ द FIR is called as a witness, then he can be cross examined and during cross examination he can be contradicted and this and that। थोड़ा सा इसको समझा सकते थे, लेकिन ये जो रिपीटिशन का ध्यान रखो आप लोग कि आप सेम बात को रिपीट तो नहीं कर रहे हैं बार बार, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे एग्जामिनर का टाइम वेस्ट होगा और दोनों कहीं ना कहीं से इरिटेट होंगे। एग्जामिनर इरिटेट होगा उस बात से, तो आपको इरिटेट नहीं करना एग्जामिनर को। ये प्रैक्टिस में लाइए अपने। अब आ जाइए अगले उसमें, कहां गए कर्सर साहब? इफ द FIR
इफ द FIR इज गिवन बाय द अक्यूज हिमसेल्फ देन इट कैन बी ईदर कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल। हु सेड दिस? ये किसने कहा कि कन्फेशनल एंड कन्फेशनल ही होगी? ये भी गलत लाइन है। क्यों? इसमें लॉ ये है, ये किसने कहा कन्फेशनल? सेम FIR हो सकती है, दिस इज द FIR, सम पार्ट में बी कन्फेशनल, इतना पार्ट कन्फेशनल है, एंड देयर कैन बी ए पार्ट विच इज नॉन कन्फेशनल इन नेचर। तो कन्फेशनल पार्ट विल बी हिट बाय 25, नॉन कन्फेशनल पार्ट में बी रेलिवेंट एज एडमिशन, दिस इज अंडर सेक्शन 21। तो ये लाइन फिर गलत कर दी शाहीन मैडम, ये फैक्चुअली रॉन्ग है, लीगली गलत है। इट कैन बी ईदर दिस, कन्फेशनल और दिस, और तो अब ईदर लिखवा रहे हैं आप, इट कैन बी ईदर। तो ईदर जब आप यूज करते हैं इंग्लिश में तो क्या आता है साथ में? ईदर और, नीदर नोर। तो आपका और तो गायब हो गया, आपने यहां नंबरिंग दे दी। बात छोटी सी है लेकिन गलतियां हैं, परफेक्शन की तरफ नहीं जाएगा ये। आप समझ रहे हैं इस बात को? कौन कौन इस बात को पकड़ पा रहा है? देखो ये या तो आप सीधा से इट कैन बी ईदर करके कन्फेशनल, अगर आपको मैं इसी बात को बड़ा करूं, ये लिखना था कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल, फुल स्टॉप, ऐसे लिखते हैं आप। आपने नंबरिंग 1 में करा या यहां पर और लिखते कम से कम। ये छोटी सी बात कितने लोग पकड़ पा रहे हैं? नीलू कसेरा समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं गलती है या नहीं है? एवरीवन, रेखा चौधरी आर यू गेटिंग दिस? नवदीप मैडम, बात छोटी सी है लेकिन आप उस लेवल तक जाओगे कैसे? इफ द FIR, ये बात ठीक है, नॉन कन्फेशनल है, इट कैन बी, कैन को यूज अवॉइड करके मे बी यूज करो, इट मे बी एडमिसिबल, देखा जाएगा। और शोइंग हिज कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस, चलिए ठीक है। अब मुझे बताइए FIR, ये जो रूल है, अब देखो सुनो, यहां पर एक भयंकर बात आ गई, पकड़ पाओ तो पकड़ लो, मैं तो पकड़ गया। इफ FIR इज नॉन कन्फेशनल, ठीक है, तो 21 में होगी और सेक्शन 8 में होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्शन 8 पर भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप कन्फेशनल नॉन कन्फेशनल का, सेक्शन 8 के अंतर्गत जो एज ए कंडक्ट रेलिवेंट होगी उसका कन्फेशनल नॉन कन्फेशनल तो कोई मतलब ही नहीं है कि नॉन कन्फेशनल, वो तो ये कंडक्ट शो करता है कि देखो इस इंसान ने FIR लिखवाई थी बस। अब वो कन्फेशनल नॉन कन्फेशनल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The fact of recording, fact of giving the information will be a conduct relevant under section 8। यहां पर आपके पैराग्राफ में क्या इंडिकेशन जा रहा है कि नॉन कन्फेशनल होगी तो रेलिवेंट, फिर वो सेक्शन 8 में कंसीडर करेंगे। इज इट लॉ? शाहीन, मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपने क्या इंप्रेशन दे दिया? नॉन कन्फेशनल के साथ में सेक्शन 8 करा, क्यों करा आपने? अच्छे तरीके से अलग डिस्कशन करते हैं इसका, सेक्शन 8 का। तो शुरुआत ही यहां से करनी चाहिए थी कि पहली बार जब FIR अगर खुद देता है एक्यूज, तो दैट मे बी द रेलिवेंट एज ए कंडक्ट ऑन हिज पार्ट एंड रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट। फर्दर द कन्फेशनल पार्ट मे बी नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 25, बट if there is some part which is admission, amounts to admission, that may be relevant under section 21। तो ये एक फिर एक फ्लॉ हो गया यहां पर। बोलो शाहीन, हाँ है ना? Next, FIR can also be used sometimes under section 21 Evidence Act as to the cause of informant's death, और अंडर सेक्शन, ये कहां से आया? अब देखो ये फिर उन्होंने चिपका दिया अंडर सेक्शन 8। तो अंडर सेक्शन 8 कितनी बार चिपकाया इसने? 8 8 8, दो बार तो यही है। तो 8 से इतना लगाव क्यों हो रहा है? और दामोदर के बाद में अग्नु नगीशा तो आया है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई और केस कहीं आया नहीं है अभी तक। तो कुल मिला के इतनी गलतियों के साथ बहुत बड़ी दयालुता के साथ 2.5 नंबर बेटे 10, नॉट वेरी। तो समझ में आ रही बात आपको? और कहीं कंक्लूजन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। शी इम्प्रेस्ड विद द इंट्रोडक्शन, देखो तो कहीं कुछ गलती कहीं कुछ गलती। शी रोट इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन बट कंक्लूजन खत्म है। देखो कंक्लूजन नाम पर कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि बस छलांग लगाते लगाते दूसरे में पहुंच गए, बात खत्म हो गई। तो अगेन दिस वाज ए मिस्टेक, नो कंक्लूजन इज देयर। कुछ तो लिखते हैं हल्का फुल्का, है ना? फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट दिस वही लाइन को भी हल्का फुल्का रिपीट कर सकते हैं, तो कम से कम कुछ तो आता कि यस अब ये कथा खत्म समाप्त हो रही है। तो शाहीन मैडम बताइए कैसी रही जर्नी आपकी? ये किसका है? सौरभ का है। ये क्वेश्चन अभी टेकअप हुआ नहीं है। ये है रमनदीप का, तो हो ही चुका था कल, ऑलमोस्ट सभी के हो गए जिन लोगों ने। तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं भेजा मुझे? शिवम बंसल, शिवम तुम्हारा हो गया था कल? नहीं हुआ ना? आप कौन सा चेक नहीं हुआ था कल? नाम तो आया था शायद।
सर नहीं हुआ, ठीक है आप भी करते हैं, चलिए आप कर लेते हैं ये। सो शिवम बंसल साहब आ गए हैं, देखिए आप, डिस्कस द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR, इनके उसमें देखते हैं, डिस्कस द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ FIR। FIR means the information given by any person to the officer in charge of a police station in relation to the commission of a cognizable offence. FIR is first in point of time and investigation commences after its registration. It was held by the Supreme Court in case it is settled law. This it is not evidence in it. समझे? देखिए अब यहाँ पर क्या है ना, अगर जैसे यहाँ पर इसको और अच्छा कर, अगर हम इसी तरीके से चलते हैं इसमें, इसको समझिए जरा अच्छे तरीके से, मैं इसको और जूम करता हूँ, शायद आपको और ज़्यादा नज़दीक दिख रही है, एक डिग्री। ओके अब ये एकदम डॉट पर आ गया। समझे? अगर हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, इन्होंने कहा FIR मीन्स दिस, FIR मीन्स ये हो गया, इसी को यहीं से कनेक्ट करना चाहिए, इसी लाइन से। FIR इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, इट कमेंसेस, ये इसकी वैल्यू समझा रहे हैं यहाँ से आप, है ना ठीक है। तो इन यहीं से अगर तारीफ कर दी थोड़ी सी कि फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम तो है, एंड देयरफॉर इट एंजॉयज हाई इंपॉर्टेंस, इस तरीके से करके कुछ, और यहां पर आपका आ गया दामोदर प्रसाद दे दिया आपने। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर भी मीनिंग तो चलो ठीक है, फिर भी चलो मैं इतने बार मीनिंग दे चुके हैं तो मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं उसको। टू कोरोबोरेट द इंफॉर्मेंट अंडर सेक्शन 157 टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम दिस इफ द इंफॉर्मेंट इज कॉल्ड एज ए विटनेस इन दी इट कैन बी यूज टू एंड नेक्स्ट 145। हाँ अब देख लो ने क्या किया, 145 दिया इन्होंने कहा जो सभी लोग यूज कर रहे हैं बार बार, 157 में होगा, 145 में होगा। अब इन्होंने करना शुरू कर दिया 145 का यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक का कोई भी लिंक इनका नहीं आ रहा है। एविडेंस एक्ट स्टेट्स दैट, ये पूरा का पूरा इन्होंने दिया, इन्होंने 145, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, फिर लिखा है 157, ये आया पूरा। Considering sections this, it is quite obvious that FIR cannot be used for the purpose of corroborating or contradicting this. अब देखो गलती क्या है इसमें, गलती क्या है इसमें, ऐसे कभी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यहां पर ये डिमांड ही नहीं थी कि बहुत ज्यादा इस तरीके से लिखा जाए। 145 को 157 को आपने इसलिए लिख दिया कि आपको रटा हुआ था। अगर आपने लिखना भी था, पहली बात तो बहुत लेंथी होकर जरूरत नहीं थी इस बात की, अगर लिखना भी था भाई तो मुझे क्या पता इसका मतलब क्या है, कुछ समझा तो दो चार लाइनों में कि 145 की एप्लीकेशन क्या है, और 145 को की रेलिवेंट लाइन लिख करके समझाना चाहिए। तो ये जो इतनी प्रैक्टिस की गई है, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। राइटिंग द होल सेक्शन वेयर इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, पहली गलती। नॉट एक्सप्लेनिंग इट, सेकंड गलती। Just because you want to show कि I know the section 145, 157, it will not impress the examiner. Examiner इस बात से खुश नहीं होगा, वो इस बात से दुखी होगा। तो क्यों तो तुमने लिखा, अब लिखा तो भाई समझा दे हम भाषा में कि मतलब क्या है इसका, है कि नहीं है, वो तुम निकल लिए। तो दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, यू वेस्टेड द टाइम ऑफ एग्जामिनर, यू वेस्टेड योर टाइम while writing, you wasted the time of examiner as well. Negative impression created. Considering sections ये it was held in this case that it may become relevant under section 8। तो कब होगा भैया रेलिवेंट, केस का नाम आ गया, अंडरलाइन कर लेना चाहिए हमेशा। लेकिन ये रेलिवेंट कब होगा ये कुछ समझाया नहीं आपने। इट इज टू बी नोटेड FIR शुड बी लॉन्च विद द पुलिस एट अर्लीस्ट पॉसिबल, ये आफ्टर अकरेंस ऑफ दिस FIR विल हैव बेटर कोरोबोरेटिव वैल्यू, दिस। अब ये जो बात कर रहे हैं आप, ये सेक्शन 8 का मेंशनिंग तो कर दी इन्होंने, देख रहे हो इस पॉइंट को, इनको आपने जो सबने लिखा वो इसने नहीं लिखा, इन्होंने कहां पूरी एनर्जी लगाई, इसलिए ऐसा होता है। विदाउट प्लानिंग लिखते हैं तब ऐसे होता है। 157 इतना लेंदी, 145 इतना लेंदी लिखा, लेकिन दो शब्द बेचारे सेक्शन 8 के खाते में नहीं गए कि भाई सेक्शन 8 को अप्लाई किस तरीके से करोगे। कंडक्ट के रूप में करते हैं। रेलिवेंट वो कब होती है, जब एक्यूज अपने आप में जाकर के लिखवा रहा है, भोला मानुस बन रहा है, ये देखो मैं तो कितना अच्छा इंसान हूं, मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया हूं, है ना, इस तरीके से। तो बताओ कहां लिखा तुमने, सेक्शन 8 को तो भूल ही गए तुम एकदम से। बात समझ आई शिवम? आप सब लोगों को समझ आ रही बात? तो देखो सभी की पेपर चेकिंग अगर आप देख रहे हैं और मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इससे आपको लगभग 10 बच्चों की अगर मैंने कॉपी चेक की है तो इससे आपको 10 की गलतियां समझ में आई है कि किसने कौन सी गलती की थी। केवल अपनी गलती पे ध्यान मत रखना,
सभी की गलती पे ध्यान रखना, किसी ने कोई गलती की, किसी ने कोई गलती की, क्योंकि आप हो सकता है आज आपने ये वाली गलती नहीं की, कल आप शाहीन वाली गलती करोगे, परसों अरशान वाली गलती करोगे, ऐसा ना हो। तो उसके लिए सभी की गलती ध्यान रखो आप लोग, और चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि ये गलती आ रही है, हमें अवॉइड करना है। समझे? ओमिशन टू कंटेन द नेम्स एक्यूज्ड विटनेसेस लूजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ एफआईआर इट इज फ्रॉम ए पर्सन अदर देन द आई विटनेसेस। ये कहां से बात आ गई भाई, कमाल कर दिया जनाब। ओमिशन टू कंटेन द नेम ऑफ द एक्यूज, अगर आपने एक्यूज का नाम को मेंशन नहीं किया, आई विटनेस का नाम मेंशन नहीं किया, तो सिग्निफिकेंस लूज हो जाएगी इफ इट इज फ्रॉम ए पर्सन अदर देन द आई विटनेस। सिग्निफिकेंस इसमें हमने पूरा का पूरा आधा पौन घंटे के 1 घंटे क्लास ली होगी, नॉन मेंशनिंग ऑफ द एक्यूज की भी और आई विटनेसेस की भी, है ना। इसको टच ही नहीं करना चाहिए था कंटेंट वाली बात को, पहली बात तो यहां पर ये हम केवल एविडेंसी वाली भी करना चाहिए था। चलिए तब भी आपने कहा कब कब आप ये कहना चाहते हैं कि साहब कब अच्छी होगी कब नहीं होगी, तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। ऑल्दो इट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के सिग्निफिकेंस के डाउटफुल करते, तो आपने क्या लिखा है, लूजेस द सिग्निफिकेंस। शब्द देखो आप, मुझे कहां पर दिक्कत है, मुझे क्यों खटकी लाइन ये, क्योंकि आपने एकदम ऐसे कर दिया कि लूजेस द सिग्निफिकेंस, क्योंकि सिग्निफिकेंस खत्म हो गई इसकी, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, ऐसा डायरेक्टली तो कहीं होता नहीं है। ऑलवेज इट्स ए क्वेश्चन कि कितना वेटेज दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा, कितना फैक्टर यहाँ पर। कई बार एक्यूज का नाम मेंशन करना पता ही नहीं होता क्यों मारा किसने। एक्यूज का नेम मेंशन करना कई बार रेलिवेंट हो सकता है, कई बार रेलिवेंट नहीं हो सकता, ऐसे आई विटनेस का रेलिवेंट होता है, कई बार नहीं भी हो सकता। आपने डायरेक्ट कह दिया नहीं नहीं लूजेस दी, नहीं साहब इट विल लूज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज दिस। तो दिस इज वेरी टफ वर्ड, यू आर डायरेक्टली हिटिंग दिस डाउन, डोंट डू दैट, बी माइल्ड, सॉफ्ट तरीके से। समटाइम्स इट मे हैपन दैट दिस इज दिस, ऐसे करके निकल जाइए कम से कम कि हाँ ये भी सर्कमस्टेंस हो सकता है। ये बात समझ में आई जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि डायरेक्टली यूज किया उन्होंने लूजेस। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? अगेन आप में आ जाइए फिर, दो द एफआईआर कैन बी यूज ओनली टू कोरोबोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट, ओनली टू कोरोबोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट द मेकर्स, मेकर एक ही होता है। देयर में भी केसेस, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं वेयर कंटेंट यानी कि बिकम रिलेवेंट एंड कैन बी पुट टू सम अदर यूज ऑल्सो। कौन से यूज में भाई? ओमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर रेलिवेंट अंडर दिस। क्यों जबरदस्ती 11 पर आना चाह रहे थे आप? तो ये जो सेंटेंस आपने इतनी गलती कर डाली, ओनली टू कोरोबोरेट, कैन बी यूज ओनली टू कोरोबोरेट, जबकि आप खुद कह रहे हैं, अभी आप खुद कह रहे हैं साहब सेक्शन 8 में भी है रेलिवेंट हो सकते हैं, तो ओनली यहां पर क्यों करा रहे हैं? आपको केवल सेक्शन 11 की बात करनी थी, तो भूमिका क्यों बांध रहे हैं? आप सीधे कीजिए समटाइम्स जो है कुछ अगर ओमिशन है तो दैट में भी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 11। इतनी भूमिका बांधे क्यों आ रहे हो उसमें? गलती करने का मौका फिर। इन सर्टेन केसेस कैन बी यूज 32 क्लॉज 1 सेक्शन 8 एज टू द कॉज ऑफ द इंफॉर्मेंट्स डेथ और एज द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेंट्स कंडक्ट। तो यहां पर आप सेक्शन 8 को यहां पर लेकर आए हैं और यहां पर आपने विदाउट कंक्लूजन इसको इसके मझधार में इसको छोड़ दिया। यहां पे सेक्शन 8 यहां भी लिखा था आपने, सेक्शन 8 को फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप? सेक्शन 8 फिर आपने लिखा यहां पर, ये समझे? और यहां पर भी जो है भगवान के भैये ने कंडक्ट को समझाया नहीं कि किस प्रकार की कंडक्ट होगी। यहां पर सेक्शन 8 के साथ जितना न्याय तुमने किया है इतिहास में शायद किसी ने नहीं किया होगा शिव, तो ये ध्यान रखना आगे से। तो देखो कितनी गलतियां होती हैं अभी भी आपने। और 21 का, और देखो इसने क्या किया, 21, 25 का कन्फेशनल नॉन कन्फेशनल का जिक्र तक नहीं करा। क्यों? सारी एनर्जी इसने 145 और 157 पे लगा दी। सही है? तो कुछ भूले, कुछ जबरदस्ती लादा और ये सोचा कि एग्जामिनर तो यूं ही है भैया, वो ताऊजी और दादाजी हैं, वो सब जानते हैं क्या कर रहे हो। इससे क्या है, इससे हमारा एक बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं जाती है, इससे हमें लगता है हम हड़बड़ाहट में हैं। प्लान इस सबसे तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं चलिए अपना अब तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सारे हो गए, इस क्वेश्चन को मैं अब खत्म करता हूं आज का। अब मेरी बात समझिए, मेरा एक्सपीरियंस समझ लीजिए आप, इससे शायद आप बहुत सीखेंगे। आप एग्जाम है HJS यूके हायर जुडिशियल सर्विसेज, तो मैं इसका इंतजार कर रहा था
कि ये कब आएगा। फिर हमें बार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अपेयर नहीं हो सकते, इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपेयर नहीं हो सकते। फिर हम सुप्रीम कोर्ट केस लड़ते गए, तो 35 की जगह 37 तक पहुंच गए, तब जाके परमिशन मिली। और फिर उत्तराखंड हायर जुडिशियल सर्विस की वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज अनाउंस हुई। सही है। और आप लोग हैरान रह जाओगे, वैकेंसी अनाउंस हुई एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी वाज दिस 01। समझ रहे हो बात? वैकेंसी एक है बस। सही है। अब जॉब भी करनी है, ये भी है। अब इन्होंने मेंस में क्वालिफाई किए 15 लोग मेंस क्वालिफाई करने के लिए, एंड इन दिस केस आई वाज दी एट द फर्स्ट पोजीशन। उन्होंने नेम से डिक्लेयर किया कि साहब विजय वर्मा ने टॉप किया। ये सब हल्ला हो गया उधर, क्योंकि सब लोग पर्सनली जानते हैं लीगल फ्रेटर्निटी वहां पर, कुछ मेरी वजह से, कुछ वाइफ की वजह से, सब जानते हैं इस तरीके से। अब 15 लोगों को मेंस देना है। अब आया मेंस का नंबर 100, 100 एंड 100 के 3 पेपर होने हैं। सही है। इनका जो टोटल हुआ 300, 300 में से जो 150 लेकर आएगा उसकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। सही है। ये है नियम कि तीनों का। इसका मतलब ये भी हो सकता है 60, 40, 50 ऐसे भी हो सकता है। टोटल 150 होना चाहिए मिनिमम। तो कम से अगर 149 है तो चाहे 15 के 149 होंगे, फिर किसी को इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं बुलाएंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है। पता नहीं किस जल्दबाजी में, कैसे रॉन्ग रीडिंग की वजह से मेरे दिमाग में एक रूल फिक्स हो गया कि वी नीड 50, 50, 50, मिनिमम 50 इन ईच पेपर। 50, 50, 50 हर पेपर में चाहिए। ये मेरे दिमाग में फीड हो गया और ये है एक्चुअल रिक्वायरमेंट। अब देखो क्या होता है। पेपर पहला हुआ फर्स्ट डे, आउट ऑफ 100 30 मार्क्स का, इसमें जीके का पार्ट भी था, तो उनको यहां वहां का मुझे आइडिया ही नहीं था। आई वॉज नोइंग ओनली अबाउट द 70 का, तो मिक्स था, वो लॉ का और कुछ जीके पार्ट मिक्स था उसमें। अब 70 का आता है केवल ये, है ना। अब यही दिल टूट गया पूरा कि 70 से 50 लाऊंगा कैसे। अब 70 मार्क्स में टोटल में से 50 लाना असंभव है, तो फेल हो गया यहां पर ही। अब मैं उठूं तो फिर वो रोक ले एग्जामिनर कि कहां जा रहे हो। नाम से जानते थे सारे जजेस वहां के जो ड्यूटी पर थे, सब पहचानते थे। नहीं बस ऐसी मैं भी आ रहा हूं। तो अल्टीमेटली ये समझ में आया कि भैया पूरा टाइम पास तो करना ही पड़ेगा, बेइज्जती हो जाएगी, एग्जाम में तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं अब 50 नंबर तो लाने का, फेल तो मैं हो चुका, ये माइंड में पहले बात घर कर चुकी। अब यहां से शुरुआत हुई शैतानी कि यार अब बैठना ही है, तो लेट्स ट्राई यार नाउ बेस्ट नाउ, अब बेस्ट ट्राई करते हैं। देन आई स्टार्टेड दिस, इस ट्रिक को जो मैं आपको दे रहा हूं आज, ये कि मैंने एक एक क्वेश्चन पे देन आई स्टार्टेड कि बेस्ट करना है। अब जो 30 है ना उसको भी अप्लाई करना है कैसे करके। फिर मैंने आराम से बैठ करके कि भाई अपना पूरा प्लान करके हर तरीके से, फिर अगले दिन के जो पेपर थे 2-2 होने थे, मैंने कहा हथियार डाल दिए घर पे, कहा कि आई एम कमिंग बैक, मुझे नहीं रहना है। तो घर वालों ने पुश करके फिर आराम से पनीर पसंदार ये वो खूब जम के पढ़ाई, मतलब खाना पीना, फिर इंटरेस्ट तो खत्म हो चुका, फेल तो हो चुका मैं। इसको बड़े बेमन से देकर के आया। और जब रिजल्ट आया, अब सुनो आप, 15 लोगों ने दिया था, 13 तो वैसे आउट बाहर थे, बहुत कम थे उनके, 137 इस तरीके से थे। केवल एक के थे 148 और एक के थे 150, 2 लोगों के। मैं कितने पर था? 148 पर। 150 वाले एक ही वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू, इसका सिलेक्शन हो गया। और इसके मार्क्स का डिवीजन पता क्या था? पहले में 65 नहीं 55, 70 वाले में जिसमें से जिसको मुझे सबसे कम स्कोरिंग था 55 से ज्यादा ही थे कुछ, मैक्सिमम स्कोरिंग इसमें, और बाकी में कम। सो अगर मुझे अब कई बार ये लगता है कि अच्छा ही हुआ, चलो मैं विधि माना था मुझे, कि अगर मैंने उस रात को इतनी बड़ी लापरवाही नहीं की होती कि भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है अब, खत्म बात, तो शायद मेरे मार्क्स उससे भी ज्यादा होते। तो अब मैं आपसे अफसोस प्रकट करने के लिए आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। अब मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, कि अगर आप प्लान तरीके से अगर आप करेंगे, है ना, चीजों करेंगे, तो आपको कम भी आता होगा तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यह सीखने की जरूरत है आप लोगों को। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी सारी अप्लाइड चीजें, मैं कहीं से थ्योरी में पढ़ के किसी बुक से आकर नहीं समझाता हूं आपको, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस दिखाता हूं। तो यहां से आएंगे और आपको सब कुछ आता है, आप अपने मार्क्स फिर भी देख रहे हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 1.5 नंबर आ रहा है, किसी का 2 नंबर आ रहे हैं, किसी 2.5 आ रहे हैं। कहां कमी है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। वो आपको सीखना है यहां पर।
तो आई बिलीव कि जो मेरी स्टोरी है आपको ये टाइम वेस्ट नहीं लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि राइटिंग पावर कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये आपको आता है तब भी पेपर आपके बेकार हो रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे आप। हाँ है ना, कुछ समझ में आई नहीं बात नीलू जी? अब नीलू का पेपर कहाँ है भाई? नीलू, चलिए साहब, बाय बाय।